Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Earth, Sun and Moon. In the last lecture, I explained you about the Earth. Its what is inside the Earth. That is, it is made up of 3 layers: crust, mantle and core. And Sun, which is the central body around which all the planets are revolving. Now I am explaining you about Moon. Moon, which is the single natural satellite of the Earth. Single natural satellite of the Earth is Moon, जिसे आज हम पढ़ेंगे. Moon. The Moon is our closest neighbor in the space. It is about 3,84,400 किलोमीटर away from the Earth. देखो, मून जो है वो स्पेस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है. ठीक है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. ठीक है, विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर अवे है. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. अब मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन. अब ये सन की जो लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट होके खुद को ब्राइट अपीयर करता है. ठीक है, इसकी ब्राइट अपीयरेंस जो है वो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन है. देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर अपनी लाइट नहीं होती, जैसे आपके घर में सारी चीज़ें हैं, डोर है, विंडो है, टेबल है, चेयर है, वॉल है. ठीक है, क्या इनकी अपनी लाइट है? नहीं है ना. आप क्या करते हो घर में, जो भी मॉर्निंग में तो ये है कि सन वगैरह अपीयर होता है, उसकी लाइट होती है, और बाकी लाइटनिंग आप अपने घर में क्रिएट करते हो बाय यूजिंग ट्यूब लाइट. ठीक है, बल्ब. तो उनकी लाइट जब हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जैसे मून, तो ये उस लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये उस लाइट इन ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके और रिफ्लेक्ट बैक करती है, और रिफ्लेक्ट बैक करके यही लाइट हमारी आइज़ में जाती है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं. ठीक है, द लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल्स ऑन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट बैक एंड कम्स इनटू आवर आइज. ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी, जो आपने उसको दी हुई है आर्टिफिशियल या नेचुरल सन की वजह से है, या आर्टिफिशियल आपके घर में ट्यूबलाइट या बल्ब की वजह से है, वो लाइट टकरा के और वापस आपकी आंख में एंटर करती है, और उसी वजह से वो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है. तो ऐसे ही हमारे लिए मून है. ठीक है, द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे. अब मून की शेप रेगुलर बदलती रहती है एवरी डे. दिस इज बिकॉज एज इट ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून आर लिट अप बाय द सन्स लाइट. अब अर्थ के अराउंड ये रेवोल्यूशन कोज कर रहा है. रेवोल्यूशन कोज करते वक्त मून के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो सन की लाइट की वजह से लिट अप होते हैं. लिट अप मतलब ग्लो करते हैं. अनलाइक द अर्थ एंड मून, अनलाइक द अर्थ, मून हैज़ नो एटमोसफियर और नो लाइफ. ठीक है, अर्थ की तरह ना तो मून के ऊपर कोई एटमोसफियर है और ना ही कोई लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, मून जो है हमारा नेबरिंग क्लोजेस्ट हमारा जो नेबर है, ठीक है, इन द स्पेस बोले तो इट इज़ मून विच इज़ द नेचुरल सिंगल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और बहुत कम डिस्टेंस होने की वजह से ये हमारे लिए क्लोजेस्ट नेबर है, और सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके ये खुद को ब्राइटर अपीयर करता है. ठीक है, और क्योंकि ये अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कोज कर रहा है और अर्थ रेवोल्यूशन कोज कर रही है सन के अराउंड, तो उससे क्या होता है, मून के अलग अलग पार्ट्स सन की लाइट से लिट अप होते हैं जो हमें दिखते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मून की शेप हमें डेली चेंज होती हुई दिखती है. मून एक्चुअल में अपनी शेप नहीं बदल रहा. जितना पार्ट उसका सन की लाइट की वजह से लिट अप हो रहा है वही पार्ट हमें दिख पाता है, और बाकी डार्कन पार्ट हमें नहीं दिखता. ठीक है, तो ब्राइटर होने की वजह से डार्कन हमें अपीयर नहीं होता है. तो जो रेवोल्यूशन की वजह से सन की लाइट जिस पार्ट ऑफ द मून पे पड़ जाती है, पार्ट वही लिट अप होके हमें शो होता है फ्रॉम द अर्थ. दैट्स वाई मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. ठीक है, और मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है. Surface, atmosphere and gravity of the moon. The surface of the moon is dry, rocky and dusty.
It has hills, mountains, valleys and craters. Craters are created by the hitting of the heavenly bodies like meteorites on the moon surface. देखो मून के सरफेस की बात करें तो ये बिल्कुल ड्राई है, रोकी है, डस्टी है, ठीक है। इसके ऊपर हिल भी हैं, माउंटेन भी हैं, क्रेटर्स क्या होते हैं, जब बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज लाइक मेट्रोराइट्स अर्थ के सरफेस के ऊपर आकर हिट करती हैं तो वो वहाँ पर एक क्रेटर गड्ढा क्रिएट कर देती हैं उसके अंदर। और मून की जो सॉइल है इट इज़ टोटली ड्राई एंड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, ठीक है। इसकी जो सॉइल है ये स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक से बनी हुई है और बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी के मतलब जो हमें प्रूफ मिले हैं वो ना के बराबर है, ठीक है। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। अब जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो सांस कहाँ से ले सकता है कोई, और कोई लिविंग बीइंग कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड्स एटमॉस्फेयर टू लिव। एक हमारी नेसेसिटी है कि हम ब्रीथिंग रेगुलर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो एटमॉस्फेयर कोई है नहीं, एब्सेंस ऑफ वाटर है, एब्सेंस ऑफ एयर है। एटमॉस्फेयर ना होने का मतलब ही एब्सेंस ऑफ एयर होता है। तो नो लाइफ इज पॉसिबल ऑन द मून। एज देयर इज नो एयर ऑन द मून नो साउंड कैन बी हर्ड देयर। अब देखो पिक्चर में फोटो में क्या दिखाया हुआ है, द एस्ट्रोनॉट्स फुटप्रिंट्स लेफ्ट ऑन द मून विल रिमेन देयर फॉर सेंचुरीज बिकॉज देयर इज नो विंड टू डिस्टर्ब देम। सरफेस ऑफ द मून। और एक ही सेलेस्टियल बॉडी है हमारी जो हमारा क्लोजेस्ट नेबर है मून, विच इज़ द सिंगल नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग लैंड कर चुका है, ठीक है। और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे अभी हमने लैंड नहीं किया, ना किसी प्लैनेट के ऊपर ना किसी अदर सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है। तो मून एक सिंगल सेलेस्टियल बॉडी है जिसके ऊपर ह्यूमन लैंड कर चुका है। और क्योंकि यहाँ पर कोई एयर तो है नहीं, विंड चलती नहीं है, मतलब विंड क्या होती है, तेज हवा को हम विंड बोलते हैं। जब एयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स ने कई साल पहले यहाँ पर अपने फुटप्रिंट्स बनाए थे, जब यहाँ पर वॉक किया था, लैंड किया था, तो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो सेंचुरीज तक वहीं पर ही रहेंगे, कई सेंचुरीज तक रहेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विंड नहीं है जो इस फुटप्रिंट को हटा सके, डिस्टर्ब कर सके। दूसरी स्लाइड की फ़ोटो में आपको सरफेस ऑफ द मून पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एयर नहीं है। अब कोई एयर नहीं है, अब एक बात बताओ, हम एक दूसरे की बात सुन पाते हैं, ठीक है। तो क्यों सुन पाते हैं? ड्यू टू एयर, हवा की वजह से। हवा वो मीडियम है जिसकी वजह से हमारी साउंड ट्रैवल करती है। अब जब मून के ऊपर कोई एयर ही नहीं है तो अगर हम बोलेंगे तो हमारी साउंड ही नहीं ट्रैवल कर सकती। हम बोलेंगे जरूर, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स तो हमारे काम करेंगे, हमारे लंग्स हैं, वोकल कॉर्ड्स है, सब कुछ है, लेकिन हम एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो मीडियम टू कैरी द साउंड, टू ट्रैवल द साउंड। द टेम्परेचर ऑफ द मून ऑल्सो चेंजेस वेरी क्विकली। अब मून का टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। मून इज़ वेरी हॉट व्हेन द सन शाइन्स ऑन इट। अब जब सन अपीयर होता है तो मून एकदम होट अप हो जाता है, उसका सरफेस एकदम होट अप हो जाता है। ऑन द डार्कर साइड इट इज़ वेरी कोल्ड। अब अगर जब सन जो है वो सनसेट हो जाता है, छुप जाता है, तो क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉट लैंडिंग ऑन द मून आर प्रोवाइडेड विद अ स्पेशल सूट टू बियर द क्विक चेंज इन टेम्परेचर। The gravity of the moon is also 1/6 the Earth's gravity. It means that something 6 times lighter on the moon than on the Earth. देखो जो मून का टेम्परेचर है वो दिन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, अनबियरेबल है, तो रात को भी अनबियरेबल है। क्यों? क्योंकि एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है जैसे ही सनसेट होता है, सारी की सारी रेज वापस चली जाती है एकदम। हमारे अर्थ पे ऐसा नहीं होता। हमारे अर्थ पे सन की रेज जो है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हुई हम तक पहुंचती हैं, और जब सन सेट हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस हो रही है, मतलब रेज जो है वो टकराकर वापस जा रही हैं, तो एटमॉस्फेयर में से धीरे धीरे निकल कर जाती हैं, ठीक है। जब तक सारी रेज वापस जाती हैं तब तक सन दोबारा अपीयर हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट टेम्परेचर में इतना अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मून में क्या है, कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, रेज आई तो सारी आ गई,
ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और जब गई तो सारी फटाफट वापस चली गई। तो उससे क्या होता है, इतना ज़्यादा डे नाइट टेम्परेचर में डिफरेंस होने से कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टेम्परेचर चेंज कोई भी लाइफ बियर नहीं कर सकती। ठीक है, और ग्रेविटी ऑफ द मून की बात करें तो मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 पार्ट है। सपोज आपका वेट यहाँ पर 48 kg है, तो वहाँ पर आपका वेट हो जाएगा 48/6, दैट इज़ 8 kg। मून पे आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करोगे, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 पार्ट है। तो जितना वेट हमारा यहाँ पर होगा उसका सिर्फ 1/6 पार्ट ही मून पे अगर हम चले जाए तो वहाँ पर होगा। ड्यू टू ग्रेविटी मून पुल्स वाटर फ्रॉम सीज एंड द ओशंस टूवर्ड्स इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड टाइड। Tides are of two types, high tide, low tide. Every high tide is followed by a low tide. When water is pulled by the moon, it is called high tide. In the area between the two high tides, the water forms low tides. देखो मून की ग्रेविटी की वजह से क्या है, मून जो है वो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, पुल। जैसे अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ तुम फेंकते हो वो हमेशा क्या होती है, अर्थ की तरफ वापस आ जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही मून की ग्रेविटी भी है। मून भी हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। अब मून जो है वो सीज का वाटर, ओशन का वाटर भी अपनी तरफ खींचता है, तो इससे टाइड्स बनते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है, हर हाई टाइड के बाद एक लो टाइड अपीयर होता है। जब वाटर पुल करता है मून, ठीक है, मून एज ए ग्रेविटी, जिसकी वजह से वाटर इज पुल्ड बाय द मून, इसे बोलते हैं हाई टाइड। एंड द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड। और दो एरिया जिनके बीच में दो एरिया जहाँ पर हाई टाइड्स बन रहे हैं, उनके बीच के एरिया में लो टाइड बनेगा। ठीक है, इन द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स। तो ये जो टाइड्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं और भी हमारे कई काम होते हैं। ठीक है, तो दीज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून एज द मून पुल्स वाटर फ्रॉम द सी एंड ओशन। ठीक है, नाउ योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, लिसन द लेक्चर 2-3 times and also makes your notes, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.